रोहित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। हमने एक तस्वीर दिखाई किन किन मुल्कों ने कौन कौन से हथियार दिए। जाहिर सी बात है, अगर ये हथियारों की मदद नहीं मिली होती तो यूक्रेन इतना लंबा टिक नहीं पाता। इस बात का अंदाजा रशिया को भी है। लेकिन अब जो नई खेप आ रही है हथियारों की, जैसे ब्रिटेन ने कह दिया वो एमराम रॉकेट्स देने वाला है, इमैनुअल मैक्रो ने कह दिया कि नए रॉकेट डिफेंस सिस्टम वो यूक्रेन तक पहुंचाए जाएंगे, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और ज्यादा भेजी जाएंगी। ये इस जंग को लेकर कहा जा रहा है, ऐसे तो जंग कभी थमने वाली नहीं। ये आपने ये जो लास्ट व्याख्या की, ये काफी स्पष्ट है कि इस लड़ाई की कोई नजदीकी अंत नहीं है। और इसका नजदीकी अंत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इस लड़ाई के बैकग्राउंड में जाएं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के ऊपर, तो जो नेटो देश हैं उन्होंने तकरीबन 13 महीने, जब तक पुतिन ने वार नहीं किया यूक्रेन पे एक ऑफिशियल तौर पे, कुछ नहीं किया, सिर्फ ग्रैंड स्टैंडिंग की। तो मैं समझता हूं कि इस वॉर को जब अवर्ट करने का टाइम था तब बहुत कम किया। और उसके बाद जो रीडिंग है बैटल की, मेरे हिसाब से पुतिन की कभी मंशा नहीं थी यूक्रेन पे कब्जा करने की, पूरे के पूरे यूक्रेन पे। वो खाली एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग था, जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, कि आप नेटो में इनको नहीं दे सकते और मेरे को ये बफर चाहिए लैंड बाउंड्री का बिटवीन रशिया एंड यूरोप। उसको ना मानते हुए पुतिन का सिर्फ एक ही स्टेटेड एम था, जो मैंने 8 महीने पहले ही बोला था। उनका एम था कि वो किस तरह से क्रीमिया का जो लैंड रूट है उसको कैसे सिक्योर करेंगे और कैसे वो लुहांस डोनेट्स्क जैसे जो प्रोविंसेस हैं साउथ ईस्ट के एरिया में, उन पे फाइनल कब्जा करेंगे। बाकी जो उन्होंने किया बेलारूस के तहत जाके कीव की तरफ, वो सारे डाइवर्जनरीज जी। तो जब डाइवर्जनरीज में जब बांटा फोर्सेस को, तो यूक्रेन की फोर्स बिखर गई। अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन का टाइम आया है पुतिन के पास अपने कुछ प्रांतों को अपने कब्जे में परमानेंट करने के लिए। तो इसलिए वॉर की जो इंटेंसिटी आप देख रहे हैं वो ज्यादा हुई है और इसलिए जो ये नेटो कंट्रीज हैं वो अपने सिस्टम्स को यूक्रेन में डिप्लॉय करने का अभी थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस भी आया है कि वो जो रूट्स हैं वो खुल गए हैं, जो आपके मिसाइल जाने हैं, जो एयरक्राफ्ट पे लैस होने हैं, वो अभी हो सकता है, जो आपके मिसाइल सिस्टम देने हैं आपको उनके आर्म्स को वो आप दे सकते हैं। तो एक नजरिया ये है। दूसरा ये, आप अगर आप स्पष्ट तरीके से देखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि 100 मीडिया एजेंसीज हैं ग्लोबली, तो तकरीबन 95% भी मैं कम बोल रहा हूँ, 98-99% जो एजेंसीज हैं वो वेस्ट डोमिनेटेड। तो जिस तरह की आप तस्वीरें देखेंगे उस तरह का आप उसको परसेप्शन बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ परसेप्शन वॉरफेयर में अभी नेटो के पास पूरा टाइम था पिछले 1.5 साल का कि उन्होंने अपना परसेप्शन मैनेजमेंट काफी अच्छा किया है। मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताता हूँ। जब आप निकलेंगे कीव से और जो इंटरमीडिएट ग्राउंड है कीव से लेकर लुहांस तक का, उसका आप छोड़ेंगे एज रूसी फोर्स, और उसके बाद अगर आप फोटो दिखाएंगे कि यूक्रेन की सेना अंदर घुस के उनको भगा दिया है, खदेड़ दिया है और अपने बैनर लगा रहे हैं, तो वो एक देखने का नजरिया है। मैं समझता हूं कि एक भावुक ना होकर अगर हम उसको मिलिट्री तौर पे देखें तो स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो पुतिन के हो सकते थे वो उन्होंने कायम किए हैं। जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वेस्ट के हैं वो 50% कायम है, क्योंकि वो मुंह से बोले हुए जो प्रवचन है उस पे चल रहे हैं अभी तक। आप देखिए कितनी एनर्जी क्राइसिस है यूरोप में इस पूरे विंटर्स में, जो क्राइसिस आने वाली है उसका जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर ये एनर्जी क्राइसिस। और पिछले 3-4 दिनों में जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं रोहित जी, पिछले 3-4 दिनों में 30% जो उनके पावर प्लांट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है रशिया का ये टारगेट भी था। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले डेनिसा, ये जो स्थिति अब बन गई है और जो हथियार इस सेकंड राउंड में अब देने की बातचीत सामने आ रही है, चाहे वो एमराम रॉकेट्स हो या फिर इमैनुअल मैक्रो ने कह दिया है कि वो अपने जो सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को देने वाले हैं, तो ये जंग की इंटेंसिटी तो और बढ़ाएगा। पिछले 3-4 दिनों में 83 एक दिन में मिसाइल, फिर उसके बाद उतनी ही मिसाइल, और ये लगातार अटैक हो रहा है। ऐसे में अगर एमराम रॉकेट्स देते हैं, क्योंकि F-16 जो अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसमें एमराम का इस्तेमाल होता है, तो अपनी पहली पंक्ति के जो हथियार हैं वो अब जो पश्चिमी मुल्क हैं वो यूक्रेन को देने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ मैं अपफ्रंट ही बताना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है ये रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं हो रहा है अभी, ये रशिया और यूएस के बीच में हो रहा है, और नाटो ऑफकोर्स उसका भाग है। और यूएस ने कसम खाई है कि वो अंत तक लड़ेंगे, लेकिन किसके अंत तक? हर वो यूक्रेनियन के अंत तक। तो वो खुद तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन यूक्रेनियन के हर अंत तक वो लड़ते रहेंगे और यूक्रेनियन लड़ते रहेंगे।
अब ये देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि ये जो वेस्ट जो है या नाटो है जो इतने सारे हथियार दे रहे हैं, ये भी एक इंडिकेशन है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में अगर ये युद्ध अभी समाप्त हो तो सिर्फ जो बाइडेन प्रेसिडेंट अमेरिका चाहते हैं तभी हो सकता है ना। व्लादिमीर पुतिन अगर बोलते हैं कि युद्ध बंद हो तब भी बंद नहीं होगा, अगर जेलेंस्की बोलते हैं तब भी बंद नहीं होगा, अगर ये दोनों भी बोलते हैं तब भी बंद नहीं होगा। लेकिन यूएस का जब मन बन जाएगा कि उन्होंने जितने भी स्ट्रेटेजिक एम्स थे वो पूरा हो गया, तब ये युद्ध बंद होगा। अभी देखिए यूएस ने किस तरह से अपनी चाल चली है। इस युद्ध से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? यूएस को ही फायदा हुआ है। रशिया को बिना उनको डायरेक्ट लड़ाई करते उन्होंने रशिया को अपनी जगह दिखा दी है। वो अपने एक यूक्रेनियन उस ईस्टर्न यूरोप में उलझा रखा है। पूरे विश्व में एनर्जी क्राइसिस आके खड़ा कर दिया। और उसके पहले यूएस ने अपना पूरा जो एनर्जी सिक्योरिटी, उनका हमें सब पता है कि कितने सालों तक उनका एनर्जी सिक्योरिटी बना हुआ है। चाइना को भी उन्होंने इस एनर्जी इस वाले क्राइसिस में, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उससे चाइना में भी प्रभावित हुआ है। यूरोप जो कि कभी भी नाटो कंट्रीज हैं वो यूएस के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। आपको याद होगा ट्रंप ने बताया था कि भाई आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं है कि यूएस हमेशा ही कंट्रीब्यूट करते रहेगा। अब देखिए, अब यूएस का जर्मनी भी उनको आईरिस वो वेपन सिस्टम दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, बाकी सारे जितने भी कंट्रीज सब दे रहे हैं, यूके भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यूएस का एक ये मास्टर स्ट्रोक था और यूएस जानबूझ के ये लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे आपने सही बताया, ये सेकंड राउंड है। और लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि व्लादिमीर पुतिन के पास भी इसको एस्केलेट करने के लिए अभी भी जगह है। ऐसा नहीं है कि वो मैक्सिमम एस्केलेट हो गया अब सीधा न्यूक्लियर वॉर पर जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके पास अभी भी वो गैप है जितना कि वो एस्केलेट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो बड़े हथियार हैं, जो सबसे घातक हथियार हैं, शायद उसकी एक खेप रशिया ने बचा कर रखी हुई है। आगे मैं आपसे इस पर चर्चा करता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस पर परमाणु अटैक नहीं करेगा फ्रांस। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर परमाणु हमले के बाद भी ऐसा नहीं होने वाला है। फ्रांस कोई अटैक नहीं करने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यह बयान। फ्रांस 24 को दिए इंटरव्यू में मैक्रों ने ये बातें कही हैं। तो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है कि जो सेकंड राउंड शुरू हुआ है, जिसमें ज्यादा तबाही मच रही है, जिसमें पुतिन के तेवर ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं, क्या युद्ध का एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जिस पर रशिया न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर दे यूक्रेन को घुटने ऊपर लाने के लिए? और ऐसी स्थिति में नाटो मुल्क क्या करेंगे? क्योंकि उधर से भी तेवर तल्ख थे कि अगर परमाणु हमले की बातचीत आती है तो नाटो देश पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि फ्रांस ने अपनी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर कर दी है, बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। फ्रांस ने कह दिया है, फ्रांस की ओर से यह जानकारी है कि अगर न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन आती है, न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आती है, तो वैसी स्थिति में भी फ्रांस की ओर से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ये कैसे देखा जाए इसे? क्योंकि बार बार ये चर्चा तो हो रही है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करेंगे। नाटो की ओर से स्टेटमेंट आता है कि अगर रूस जीत गया तो ये हमारी सबसे बड़ी हार होगी। इन सब के बीच फ्रांस की ओर से अपनी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर की गई है और ये सिचुएशन है कि अगर न्यूक्लियर वॉर की स्थिति आती है तो भी उसमें फ्रांस कहीं से शामिल नहीं रहेगा। देखिए, फ्रांस P5 मेंबर स्टेट है यूएनएससी का। हम सब जानते हैं किस तरह से रशिया ने कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करने के लिए जो पहल हो रही थी यूएनएससी में, उसको किस तरह से रोका हुआ है। उनके पास वीटो पावर है। उसको देखते हुए अगर आप ये जो व्याख्या कर रहे हैं फ्रांस के बारे में, ये काफ़ी स्पष्ट है कि जो ये बोलते हैं सेबर रैटलिंग की ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये लड़ाई चलेगी। फ्रांस ने बहुत ही उचित तरीके से ये जो बोला है वो इसलिए बोला है क्यों उनको अगले 3-4 महीने में जो एनर्जी क्राइसिस है अपने सर पे आते हुए दिख रही है, उसका जो असर एनर्जी क्राइसिस का 2022 में ज़्यादा नहीं होगा, 2023-24 जो ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा होगा यूरोप के ऊपर। तो जो एनर्जी नीड जो फुलफिल हो रही थी रूस की तरफ से, उसको अमेरिका कभी पूरा नहीं कर सकता। नहीं, फ्रांस का जो ये स्टेटमेंट है, फ्रांस ने एक और तो ये तय कर दिया है रोहित जी की वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हथियार हैं जो हवाई हमलों को नाकाम करें, उनकी एक बड़ी खेप बहुत जल्द वो यूक्रेन पहुंचा देगा। उन सब के बीच में एक दूसरा पहलू ये कि अगर न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन आती है तो फ्रांस उसमें कहीं से शामिल नहीं रहेगा। इन दोनों बातों को एक साथ करके आपका विश्लेषण? देखिए, ऐसा है, अगर ज़्यादा उकसाएंगे और ये वॉर खिंचा, कैजुअलिटीज ज़्यादा हो जाएं रशिया की, मैं समझता नहीं हूँ कि होने वाली हैं, बट अगर हो जाएं, अगर वो स्तर आए और अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया ने अगर फायर भी किया, आप मुझे बताइए किस क्षमता से नेटो कंट्रीज या P5 के बाकी 3 कंट्रीज, चाइना तो करेगा नहीं,
किस तरह से वो न्यूक्लियर हमला बोलेंगे रशिया के ऊपर। कोई क्षमता नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, ये बातें हैं। और मैं समझता हूं कि पुतिन ने जो अभी तक किया है वो कोलैटरल डैमेज को मिनिमम रखने के लिए लड़ाई लड़ी है अभी तक के लिए। और मैं नहीं समझता कि वो किसी बचकानी हरकत में कोई बड़ा न्यूक्लियर अटैक करेंगे यूक्रेन पे, कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, जो 8 महीने उन्होंने पहल की है ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में यूक्रेन के, मैं समझता हूं हथियारों के अलावा जो उन्होंने बोलचाल की है वहाँ के लोकल से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ज़्यादा प्रभावी है, जिसने उनको वो बल दिया है कि जो एनेक्सेशन का उन्होंने ऑर्डर निकाला है वो पूरा सिविल मिलिट्री असेसमेंट करने के बाद। और जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है, मैं नहीं समझता कि जो नेट असेसमेंट है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का वो नेटो के पक्ष में आज है और कोई देश करेगा ऐसी पहल। तो बोलना आसान है, बट जो इनिशिएटिव है जो सीज किया है पुतिन ने, मैं समझता हूँ ऑपरेशनल इनिशिएटिव आज भी पुतिन के हाथ में। मैं समझता हूँ कि जो ये एनर्जी क्राइसिस करके जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का जो ताकत अमेरिका ने बनाया है, डॉलर का जो उन्होंने अपनी उन्नति की है, उसको देखते हुए अमेरिका पे प्रेशर आएगा इस साल और अगले साल कि किस तरह से वो नेटो और यूरोप के सहयोगी देश को वो दे पाएंगे जो वो पहले रशिया से ले रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी लड़ाई सिर्फ मिलिट्री रेल में नहीं, ये इकोनॉमिक रेल में, एनर्जी रेल में ज़्यादा जाएगी और वो दोनों जो पहलू हैं वो डिक्टेट करेंगे। आपने बताया काफी अत्याधुनिक हथियार का यूज कर रहे हैं अभी जो दे रहे हैं यूक्रेन को। बिल्कुल, आप टिपिकल समझिए किस तरह से जो डिफेंस इंडस्ट्री है खास तौर पे यूएस की, वो किस तरह से अपने नए वेपन सिस्टम्स को इनोसेंट बैटल ग्राउंड्स पे यूज करती है। तो ये थोड़ी क्षमताएं हैं, मैं नहीं समझता कि ये मिसाइल्स ऐसी तादाद में देने वाले हैं कि पूरी लड़ाई कोई जीत ले। ये सिर्फ एक बैटल ग्राउंड एक्सपेरिमेंट है, ये चल रहा है, बट मैं समझता हूँ इसका हल आएगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ जी, आज तक चीन को छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 P5 के मेंबर्स हैं और खास तौर पे जो बाइडेन, उन्होंने एक बार भी बोला है कि वो व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में जाके पीस लाने की गुहार करेंगे। आज तक किसी ने नहीं बोला। तो एक हवा बनाया हुआ है कि पुतिन से बात नहीं हो सकती और इस हवे के बीच में दोनों तरफ पुतिन अपना स्टेटेड एम पे चल रहे हैं और जो बाकी स्ट्रेटेजिक जो गेम खेली जा रही है विद नेटो फोर्सेज एंड टू इन्फ्लुएंस अदर जियोपॉलिटिकल माइंड्स, वो खेल रहा है अमेरिका। तो मैं समझता नहीं हूं कि किसी के दिल में है इसको रोकने का। तो ये डेनी साहब, ये जो दूसरा राउंड है, जिन बातों का जिक्र रोहित जी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर किस तरीके से जो इकोनॉमिकल क्राइसिस को क्रिएट करने की कोशिश और उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर लिया जाए, मान ले कि ये जो दूसरा राउंड है इसी दोनों बातों के इर्द गिर्द है। क्योंकि जो अटैक, मिसाइल अटैक किए हैं रशिया ने, आप देखिए सबसे ज़्यादा वो पावर प्लांट्स पर टारगेट किए गए हैं। आगे आने वाली सर्दियां हैं, उन सर्दियों में किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कैसे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, एक पहलू ये है। जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वीज़ा दफ्तर हो या फिर जो दूसरे प्रतिष्ठान हैं, ठीक है वो भले दूसरी जगह शिफ्ट किए जा चुके हैं, उन इमारतों को टारगेट किया गया है। तो ये दोनों बातों के इर्द गिर्द जो बातें कह रहे हैं रोहित जी, उन्हीं को ये सेकंड करती हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसे रशिया का जो स्ट्रैटेजी है वो वापस जो मिसाइल मॉनसून्स कर रहे थे, जो मिसाइल की बरसात जो हो रहे थे, जिस तरह से फरवरी 24 को उन्होंने शुरू की थी, मिसाइल्स के फायर करते शुरू की थी, वही उसी स्ट्रैटेजी पे वापस। ठीक है बेनी जी, आपको रोक